जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है जो पढ़ रहे थे पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था उसी तुर्क आक्रमण के बारे में। हम लोग अगला जो आक्रमणकारी था उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में जो आक्रमणकारी था उसके जस्ट बाद देखे मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है, तो वह है मोहम्मद गोरी। अब देखिए इसके पहले जो आक्रमणकारी था, सबसे पहले हम लोगों ने देखा इस्लाम धर्म का उदय, उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद देखा महमूद गजनवी के बारे में। अब देखिए इसी महमूद गजनवी के बाद हम लोग जो देखते हैं जो तुर्क आक्रमणकारी था वह है मोहम्मद गोरी। अब देखिए समझने वाली सबसे पहली बात क्या है कि यह जो क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र हमने ग्रीन कलर से इंडिकेट किया है, यह जो क्षेत्र था इसी के जस्ट बगल में यहाँ पे एक क्षेत्र था जिसको हम लोग जानते थे, वह था गजनी। ठीक, यही गजनी के क्षेत्र से कौन आया था? महमूद गजनवी। ठीक इसी के बगल में हुआ क्या था कि महमूद गजनवी के मृत्यु के बाद यहाँ पे जो भी शासक आए वह उतने प्रभावशाली शासक नहीं रहे, जिसके कारण क्या होता है धीरे धीरे इसका पतन होता गया। और इसी के जस्ट बगल में यानी इस गजनी के जस्ट बगल में यहाँ पे एक गौड़ साम्राज्य का क्या हुआ, उदय होना शुरू हुआ। और यहाँ पे जब गौड़ साम्राज्य का एक उदय होना शुरू हुआ तो इसी वंश में एक शासक, प्रभावशाली शासक के रूप में उभर के आया जिसका नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। अब देखिए सबसे पहले समझते क्या है कि यह जो गजनी के बगल में जो क्षेत्र था, जो गौड़ प्रांत जो था, उसमें वहाँ पे एक वंश सबसे पहले उभर के आया जिसका नाम था संसबानी वंश। इस संसबानी वंश जो था, संसबानी वंश, इसकी स्थापना कहिए या इसके प्रथम शासक जो बोलिए वह थे कुतुबुद्दीन हसन। कुतुबुद्दीन ऐबक वाला नहीं, यह दूसरे व्यक्ति है, कुतुबुद्दीन हसन। अब इसी वंश के जो प्रभावशाली शक्तिशाली रूप में जो शासक के रूप में निकले इस वंश में, संसबानी वंश में, उसका नाम था मोहम्मद गोरी, जिसको हम लोग पूरा नाम बोलते हैं शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। जिस तरह क्या था गजनी वंश में महमूद गजनवी जब भारत पर आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था, तो उसका उद्देश्य क्या था आक्रमण करने का? उसका उद्देश्य था कि भारत के धन संपत्ति को क्या करना था, लूटना था। लेकिन इसका आक्रमण करने का उद्देश्य वो नहीं था। इसका आक्रमण करने का उद्देश्य था इस्लाम साम्राज्य का विस्तार करना। इसका मुख्य उद्देश्य था साम्राज्य का विस्तार करना। तो देखिए इसी क्रम में क्या किया, इसने मोहम्मद गोरी ने भारत पर विभिन्न जगहों पर क्या किया, आक्रमण किया। जिस समय आक्रमण किया उस समय ऐसा कहा जाता था, जैसे हम लोग प्राचीन इतिहास में जैसे पढ़ते हैं कि जो शासक मगध पे जिसका साम्राज्य स्थापित हो जाता था तो वह सबसे शक्तिशाली शासक बनता था। ठीक उसी तरह क्या था कि जिस समय मोहम्मद गोरी जब भारत पे आक्रमण करने आया तो उसने ये सोचा कि जो कन्नौज पे क्या करेगा, जिसका शासन अगर हम जीत जाएंगे, सपोज अगर हम कन्नौज को जीत जाएंगे तो हमें क्या करना होगा कि आसपास के जितने क्षेत्र हो उसको जितना हम लोग उसके लिए आसान हो जाता। इसलिए उसने यह योजना बनाई कि हमने सबसे पहले किस पे विजय पाना है, कन्नौज पे। इस दौरान क्या हुआ, उसने क्या किया, युद्ध शुरुआत की, भारत में आने की शुरुआत की। तो उसने भारत में जो मोहम्मद गोरी सबसे पहले आया, सबसे पहले तो ये बात जानते हैं कि वह कौन सा था, तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी था। और यह जो सबसे पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था, वह था सुबुक्तगिन। ठीक, अब क्या था कि जब यह तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी था, यह कहाँ का था, इस जगह का था, गौड़ प्रांत का। ठीक, यहाँ का शासक कौन बना, गोरी बना। यहाँ से क्या हुआ कि यह जो है इसी के बगल में एक दर्रा है जिसको बोलते हैं, यह है गोमल दर्रा, खैबर दर्रा, और इसके आसपास बहुत सारे दर्रे हैं। इस गोमल दर्रे के रास्ते से क्या हुआ कि गोरी का क्या होता है, आगमन होता है इसी गोमल दर्रे से। जब यह इसका आगमन होता है तो यह पंजाब के ही प्रांत की सीमा में पड़ता है। जो क्षेत्र है इसका नाम है क्या है, मुल्तान। यहाँ पे उसने सबसे पहले आक्रमण किया 1175 में। कब किया, 1175 में क्या किया, प्रथम आक्रमण मुल्तान में किया 1175 में। और यहाँ पे इसकी क्या होती है, जीत होती है। यहाँ पे क्या होती है, इस मुल्तान पे क्या होती है, यह मोहम्मद गोरी क्या होती है, जीत होती है। जब मोहम्मद गोरी की यहाँ पे जीत हो जाती है तब मोहम्मद गोरी की क्या होती है, हौसला थोड़ा बढ़ जाती है। तब उसने भारत के क्षेत्रों पे क्या हो गया, उसका हौसला बढ़ने के बाद वो क्या किया, और तेज़ी से क्या किया, भारत की ओर बढ़ना शुरू किया। इसी दौरान क्या हुआ, इसने
इसने इस क्षेत्र से ना आकर के इसने सबसे पहले क्या किया, इस क्षेत्र पर आक्रमण किया, मतलब गुजरात के पर आक्रमण किया। और गुजरात पे जब आक्रमण किया तो उस समय कौन सा वंश था, तो उस समय वहाँ का शासक था भीमदेव द्वितीय, जो चालुक्य वंश का था। ठीक, इसके पहले हम लोग सबसे पहले एक बात समझते हैं, उसके आक्रमण से पहले कि जब गौरी भारत में आया तो उस समय गुजरात में चालुक्य वंश था, कन्नौज में जो गढ़वाल वंश के शासक थे राजा जयचंद्र, और यह अजमेर और दिल्ली का जो शासक थे उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान, जो कि चौहान वंश के थे। यानी कि मोहम्मद गौरी के भारत के आक्रमण के समय गुजरात में चालुक्य वंश थे, अजमेर और दिल्ली में कौन से थे, चौहान वंश थे, और कन्नौज पे कौन थे, गढ़वाल वंश थे। ठीक, जब आक्रमण हुआ तो सबसे पहले आक्रमण कहाँ किया, मुल्तान में। उसके बाद कहाँ आक्रमण किया, गुजरात पे आक्रमण किया। कब, 1178 में। 1175 में यहाँ किया, उसके बाद 1178 में कहाँ आक्रमण किया, तो 1178 में किया गुजरात पे। उस समय कौन से शासक थे, भीमदेव द्वितीय, चालुक्य वंश के थे भीमदेव द्वितीय। इनके साथ क्या होती है, युद्ध होती है। इनके साथ युद्ध होने के बाद भीमदेव द्वितीय ने क्या किया, गौरी को पराजित किया। यानी कि जब आक्रमण किया गुजरात पे तो भीमदेव द्वितीय और मोहम्मद गौरी के साथ क्या होती है, युद्ध होती है। इस युद्ध में भीमदेव द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हरा देता है, और इस तरह भारत में पहला पराजय उसका कहाँ होता है, गुजरात के युद्ध में। किसके द्वारा होता है, तो भीमदेव द्वितीय के द्वारा। बोलिए किस वंश के शासक द्वारा, चालुक्य वंश के शासक के द्वारा क्या होती है, मोहम्मद गौरी की पराजय होती है। मतलब गुजरात पर आक्रमण करता है 1178 में, गौरी का पहला पराजय कहाँ होती है, 1178 में गुजरात के में होती है। अच्छा, उसके बाद क्या किया कि यहाँ पे पराजित होने के बाद इसने कहाँ पे आक्रमण किया, तो इसने आक्रमण किया कहाँ पे, इस चौहान वंश के शासक जो थे पृथ्वीराज चौहान, यहाँ पे इन्होंने आक्रमण किया, मतलब अजमेर और दिल्ली के क्षेत्र पे। अब देखिए, यह अजमेर और दिल्ली के जो दो क्षेत्र है, इस दोनों क्षेत्र के शासक कौन थे, पृथ्वीराज चौहान। तो ऐसा कहा जाता है कि अजमेर और दिल्ली के बीच एक वैवाहिक संबंध था। और इस कारण क्या था कि पृथ्वीराज चौहान के जो नाना थे, जो दिल्ली में रहते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस दिल्ली क्षेत्र का जो अधिकार था वो भी पृथ्वीराज चौहान को दिया था। इसलिए पृथ्वीराज चौहान के अधिकार क्षेत्र में अजमेर और दिल्ली दोनों पे वो शासन करते थे। इस दौरान क्या हुआ कि जब मोहम्मद गौरी गुजरात के युद्ध के बाद 1178 में ये युद्ध होता है, फिर 1191 में जब अजमेर दिल्ली के क्षेत्र, इस तराइन के क्षेत्र पे क्या होती है, युद्ध करती है। जो तराइन का क्षेत्र वर्तमान में हम लोग कह सकते हैं करनाल, हरियाणा करनाल के पास है, उस पर जब युद्ध होती है तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। यानी 2 बार युद्ध होती है। किसके साथ होती है, तो वहाँ के शासक कौन है, पृथ्वीराज चौहान, और किसके बीच, मोहम्मद गौरी के बीच। क्योंकि मोहम्मद गौरी क्या करेगा, सभी जगह जाएगा, तो युद्ध तो मोहम्मद गौरी के साथ होगा ही। मोहम्मद गौरी तो करेगा ही, उसके साथ कौन करेगा, तो जिस जगह पे जाएगा वहाँ पे जो शासक होंगे उसी के साथ होगा। तो यहाँ पे जब गुजरात आया तो वहाँ पे चालुक्य वंश था, और वहाँ के शासक कौन थे, भीमदेव द्वितीय। तो इसलिए क्या हुआ, भीमदेव द्वितीय के साथ युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ, मोहम्मद गौरी की हार हो गई। उसके बाद आया कहाँ, उसके बाद आया अजमेर दिल्ली के क्षेत्र में, यानी कि तराइन के क्षेत्र में। जब यहाँ पे जब युद्ध हुआ तो यहाँ पे कौन वंश था, चौहान वंश। उसके शासक कौन था, तो पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान के साथ जब तराइन का प्रथम युद्ध होता है, यानी 1191 में जब तराइन का प्रथम युद्ध होता है, तो इस युद्ध में क्या होता है कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान पटक पटक के मारता है, और इस युद्ध में गौरी की बुरी तरीके से हार होती है, और यह क्या करता है, वापस चला जाता है कहाँ, गौर अपने क्षेत्र में। यहाँ जाने के बाद यह क्या होता है कि बदला लेने की तैयारी में होता है, और यह सोचता है कि हम इससे बदला लेकर रहेंगे। और यह फिर 1191 में प्रथम युद्ध होता है, और द्वितीय जो होता है, द्वितीय तराइन का युद्ध 1192 में, यानी यह पुनः 1 साल बाद 1192 में यह फिर आता है, किससे युद्ध करने के लिए, पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने के लिए। इतिहास गवाह है, जब भी कोई इंसान प्यार के चक्कर में पड़ा है तो वो इंसान हमेशा कमज़ोर होता गया है। ठीक उसी तरह क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ, यह जो क्षेत्र था कन्नौज, यहाँ की जो राजा थे जयचंद्र, इनकी पुत्री से क्या थे, प्रेम के चक्कर में पड़े थे। इनके कारण क्या हुआ कि इनकी हार हुई। दूसरी बात क्या थी कि कन्नौज दिल्ली
सॉरी, यह जो क्षेत्र था, क्या बोलते हैं, चौहान वंश के जो शासक थे, इनका ना ही कोई ये कन्नौज गढ़वाल वंश के शासक के साथ और ना ही चालुक्य वंश के शासक के साथ क्या करते थे, कोई अच्छा खासा रिश्ता नाता नहीं था। इन दोनों में हमेशा क्या था, मतभेद होता था। अब क्या था कि इस अजमेर दिल्ली का क्षेत्र, कन्नौज का क्षेत्र और इधर क्या गुजरात का क्षेत्र, यह इन सभी क्षेत्रों में क्या था सभी का आपसी मतभेद था। अब इनकी पुत्री के साथ क्या करता कहा जाता है कि स्वयंवर से उठा करके लेके आ गए, इसके कारण भी यहाँ पे मतभेद थी, ठीक ना। तो इसके कारण क्या हुआ कि पुत्री जयचंद्र की पुत्री के साथ इनका क्या बोलते हैं प्रेम प्रसंग था, जिसके कारण क्या हुआ, अगला साल जब 1192 में जब मोहम्मद गोरी वापस आता है युद्ध करने के लिए, तो पृथ्वीराज चौहान को लगता है कि एक बार तो इसको हरा ही दिए, दूसरा बार भी हरा ही देंगे। लेकिन वो दूसरी बार जब आता है तो पूरे तैयारी के साथ आता है, और यह भी कहा जाता है कि उसमें जयचंद्र ने भी कुछ उसकी सहयोग की थी, ठीक। अब देखिए, प्रथम जब युद्ध होता है 1191 में तराइन का युद्ध, इसमें क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान तो जीत जाता है और मोहम्मद गोरी हार जाती है। तो मोहम्मद गोरी वापस जाती है, फिर 1992 में क्या होती है, फिर वापस आती है युद्ध करने के लिए। तो दूसरा युद्ध में क्या होता है, दूसरा युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत जाती है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। यानी 1192 की जो तराइन का युद्ध होता है, दूसरा युद्ध, उसमें गोरी की जीत होती है, चौहान की हार होती है। हार होने का कारण क्या था कि वही था कि इसने एक बार हराने के बाद, ऐसा हराने के बाद उसको मारा नहीं था, छोड़ दिया था, और वो क्या था कि फिर कोई रणनीति नहीं बनाई थी। जबकि मोहम्मद गोरी ने क्या किया, वापस जा करके क्या करी, खूब रणनीति बनाई कि अगला जो आक्रमण करेंगे वो किस रूप में करेंगे, कैसे करेंगे, वो रणनीति बनाई। और इसने क्या किया, इसने बेफिक्र होकर छोड़ दिया कि एक बार जब हरा दिया दूसरी बार भी हम आसानी से हरा सकते हैं। इसी कारण क्या हुआ, यह द्वितीय तराइन का युद्ध क्या हुआ, हार गया। और इस तरह क्या हुआ, चौहान की हार हुई, गोरी की जीत हो गई। जब गोरी की जीत हुई, मोहम्मद गोरी की, तो इसने कहा जाता है कि इसको ले गया, फिर आँख फोड़ दिया, क्या हुआ इसकी घटना छोड़िए, मतलब इसकी जीत हो गई और इसके बाद इसको मार दिया, समझिए। अब देखिए, जब इस क्षेत्र पे मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया, तो इस क्षेत्र पे अधिकार होने के बाद यह क्या किया, अब इसको लगा कि अब तो समझो कि भारत पे विजय करना आसान है। इसी दौरान क्या हुआ, इसने 1194 में इस कन्नौज के क्षेत्र पे क्या किया, आक्रमण किया। और इस कन्नौज क्षेत्र के शासक कौन थे, गढ़वाल वंश, और इसके राजा कौन थे, जयचंद्र, ठीक। यानी कन्नौज पर उस समय गढ़वाल वंश के शासक थे राजा जयचंद्र, और उसके साथ चंदावर का युद्ध हुआ, यानी चंदावर क्षेत्र का नाम था, वहाँ पे इसका युद्ध हुआ 1194 में, जिसमें जयचंद्र की हार होती है, मोहम्मद गोरी की क्या होती है, जीत हो जाती है। यानी कि पहला हारा मोहम्मद गोरी, सबसे पहले गुजरात के युद्ध में हारा, और दूसरा तराइन का प्रथम युद्ध में हारा था, और उसके बाद क्या हुआ, वह जीतते चला गया। यानी कि उसके बाद ये कहाँ पे आक्रमण किया, इस क्षेत्र पे आक्रमण किया, और यहाँ पे भी क्या हुआ, मोहम्मद गोरी जीत गया। अब उसके बाद क्या हुआ, इसी जीत के बाद कहा जाता है कि मुस्लिम साम्राज्य का क्या होता है कि एक अस्थायी, मतलब एक स्थापना के रूप में हो जाता है मुस्लिम साम्राज्य का। क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि जो भी इसके पहले आक्रमणकारी आए थे, वह तो क्या करते थे कि यहाँ पर साम्राज्य विस्तार करते नहीं थे, वो क्या करते थे, धन को लूट करके चले गए थे। लेकिन इसने क्या किया कि क्षेत्र को जीतने के साथ साथ यहाँ पे क्या किया, साम्राज्य अपना स्थापित करते चला गया। अब देखिए, उसके बाद क्या होता है कि खोखरों के विरुद्ध होता क्या है कि 1205 ईस्वी में क्या होता है कि लौटते समय यहीं से, जब क्षेत्र से गजनी की तरफ लौट रहे थे, जैसे पश्चिमी सीमा प्रांत के पास खोखरो एक जनजाति थी, जिसके साथ क्या होती है, युद्ध होती है। और कहा जाता है कि इस युद्ध में मोहम्मद गोरी घायल हो जाता है, जिसके कारण बाद में मृत्यु हो जाती है। और कहीं पे यह भी कथन कहा गया है कि उसको जो है सो क्या बोलते हैं, खोखरो जनजाति थी, वही इनकी क्या करती है, हत्या कर देती है, ठीक। इनके साथ कहा जाता है कि 2 बार युद्ध होती है। एक बार में क्या होता है, मोहम्मद गोरी क्या होता है, जीत जाती है खोखरो जनजाति से। लेकिन जब एक बार तो आते समय जीत जाते हैं, लेकिन जब खोखरो जनजाति जब हार जाती है, तो वो भी फिराक में रहती है कि फिर जब वापस जाएगा तो इसको क्या करेंगे, हम इस पर आक्रमण करेंगे। तो वही जब लौटते समय क्या होती है, इन पर आक्रमण होता है और यह हार जाते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, साम्राज्य का विस्तार करना। यानी इतना आक्रमण करने का इसका मुख्य उद्देश्य था साम्राज्य का विस्तार करना। और इस तरह 1206 में क्या होती है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, एक चीज़ और समझने वाली बात क्या है कि इसी कन्नौज पे जब विजय जब किया, यानी चंदावर के युद्ध के बाद, जो कि कहाँ पे था, कन्नौज के क्षेत्र में, इस चंदावर के युद्ध के बाद क्या किया, यानी 1994 में क्या हुआ, चंदावर का युद्ध हुआ। और फिर वापस कब जा रहा था, 2005 में। यानी कि कितना साल, 6, 4, 6, 5, 11, लगभग 10-11 साल के अंतराल में क्या किया, इसने क्या किया था
कि कन्नौज के विजय के बाद यानी चंदावल के युद्ध के बाद इसने सिक्का चलाया था। उस सिक्का पर देवी भारतीय जो देवी थी उस समय की देवी लक्ष्मी जी की मूर्ति और पीछे अरबी में कलमा का जो है सो लिखा हुआ उस तरह का क्या हुआ सिक्का चलाया था। किसने चलाया था? वह चलाया था मोहम्मद गोरी ने। ठीक, यानी कि मोहम्मद गोरी ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति और दूसरी तरफ अरबी में कलमा जो है सो लिखवाया था और उसका सिक्का चलवाया। किसने? मोहम्मद गोरी ने। अब देखिए उसी के बाद क्या देखते हैं कि मोहम्मद गोरी जो थी, मोहम्मद गोरी सिर्फ अकेले नहीं आया था। मोहम्मद गोरी के साथ उसके 3 दास भी थे, यानी कि 3 क्या थे? गुलाम थे। वह कौन कौन थे? एक था खिलजी, बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। यह साम्राज्य विस्तार आखिर कैसे होगा? सपोज कीजिए यह मोहम्मद गोरी आया, भारत पर आक्रमण किया, क्षेत्र को जीत गया और क्षेत्र को जीतने के बाद यह वापस यदि चला जाएगा या यह मर जाएगा तो आखिर इस क्षेत्र का मालिक कौन रहेगा? तो यह तो फिर यहाँ के भारतीय शासक है वही अपना शासन करेंगे। तो इसलिए उसने क्या किया था कि जब जिस क्षेत्र पे जीता तो उसने क्या किया था कि वहाँ पे एक जो अपने साथ जो क्या कहते गुलाम लेके आए थे उसको वहाँ पे रखता था। तो इसमें जो बख्तियार खिलजी था वह काफ़ी ही शक्तिशाली रूप में था। वह बाकियों से थोड़ा सा प्रभावशाली था बख्तियार खिलजी। इसने क्या किया बख्तियार खिलजी ने कि इस क्षेत्र से डायरेक्ट यहाँ तक, यानी कि समझिए कि इधर बिहार और यहाँ पे बंगाल, यानी बिहार बंगाल तक इसने क्या किया? विजय किया। बिहार बंगाल पर भी इसने विजय किया। और इसी दौरान हम लोग जो पढ़ते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है और नालंदा विश्वविद्यालय जो कि कहाँ पे? बिहार में है। दोनों तो बिहार में है। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ? नालंदा में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे? वह भागलपुर में है। इस दोनों विश्वविद्यालय को क्या किया था? बख्तियार खिलजी ने ही क्या किया था? नष्ट कर दिया था। वह कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में जब उसकी पुस्तकालय में आग लगाई गई तो वह पुस्तकालय में जब आग लगी तो वह 6 महीने तक जलती रही, इतनी उसमें पुस्तकें थी। तो यह बख्तियार खिलजी क्या किया? यह दिल्ली तक पहुंचा, बख्तियार खिलजी बिहार और पश्चिम बंगाल तक पहुंचा और इस पर विजय किया। बिहार में तो क्या किया? बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के क्या क्या तहस नहस कर दिया, नष्ट कर दिया। और जो बंगाल में सेन वंश के शासक थे लक्ष्मण सेन, उसको क्या किया? पराजित कर दिया, हरा दिया। यानी कि यहाँ तक के क्षेत्र पर क्या किया? विजय कर दिया। अच्छा, अब आइए कुतुबुद्दीन ऐबक पे। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था कि कुतुबुद्दीन ऐबक को जब यह मोहम्मद गोरी जब इस क्षेत्र को जीता तो मोहम्मद गोरी ने क्या किया? इस क्षेत्र का शासन व्यवस्था, यानी कि इस पूरे जो वर्तमान पाकिस्तान जो हम लोग देख रहे हैं, इस पूरे क्षेत्र का शासन व्यवस्था किसको दे दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को, कि तुम इस क्षेत्र का शासन व्यवस्था को संभालो। ठीक, जब तक ये वापस था ना 2005 में, फिर वापस गया था ना जीतने के बाद। तो इसी दौरान क्या हुआ कि इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या किया था कि यहाँ की सत्ता उसको दे करके गया था। ठीक, अब देखिए उसके बाद इल्तुतमिश भी क्या था? इसका एक दास था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक जब 1205 ईस्वी में जब यहाँ पे 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु की घटना होती है तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है? यह वापस नहीं जाता है। यह सोचता है कि क्या है वहाँ जाए, फिर वहाँ पे शासक, यहाँ बसा बसाया साम्राज्य है, इसी पे यहीं पे रहेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करती है? फिर यहीं पे रहता है और इसने फिर एक नया वंश की शुरुआत करती है जिसको हम लोग गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। एक और कहानी यह कही जाती है कि यह जो दास लोग था, मोहम्मद गोरी ने जो 3 दास खिलजी ऐबक इल्तुतमिश था, तो वही गजनी के क्षेत्र के पास ही एक मंडी लगता था जहाँ पे दास यानी कि बच्चों को बेचा जाता था। दास के रूप में क्या करते थे? शासक खरीदते थे। वो इसलिए था क्योंकि वहाँ पे कुछ जनजातियाँ थी जो काफ़ी कमज़ोर वर्ग के थे, तो वो लोग क्या करते थे? अपने बच्चों को बेच देते थे। ठीक ना। और वहाँ पे एक मंडी लगती थी, जैसे सब्जी मंडी लगती है, वहाँ पे कैसे विभिन्न प्रकार के व्यापारी आते हैं सब्जी को लेने के लिए, ठीक उसी तरह क्या करते हैं कि यहाँ पे जो मंडी लगती थी उसमें दासों को खरीदा जाता था, यानी नौकर के रूप में। और यह भी कहा जाता था कि जो भी दास होते थे, नॉर्मल सी बात है ना कि अगर आपका साम्राज्य विस्तार करना है, कहीं क्षेत्र पर अधिकार करना है, तो इसके लिए आपको सैनिक मजबूत होनी चाहिए। तो सैनिक मजबूत करने के लिए यहाँ से क्या करते थे? दास को खरीदते थे। अब दास खरीदने के बाद उसे क्या करते थे? छोटा बच्चा के रूप में खरीदते थे और उसको क्या करते? ट्रेनिंग वर्निंग दे करके धीरे धीरे बड़ा करके उसको अपने सैनिक रूप में शामिल करते थे। तो इस क्षेत्र पर क्या करता था? बहुत अलग अलग क्षेत्रों के क्या करते थे? शासक यहाँ आते थे और शासक आकर के वहाँ पे क्या करते थे? उस दास को खरीदते थे। तो इसी रूप में जब मोहम्मद गोरी जब वहाँ पे गया था तो उसने 3 जो शासक आपको दिख रहे हैं,
बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, इसको वहाँ से खरीदा था। इसमें सबसे बुद्धिमान और तेज समझिए कि वह कौन था, बख्तियार खिलजी। तो इसको बाद में क्या करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी क्या करते हैं, बाद में इस बख्तियार खिलजी को अपना सेनापति नियुक्त करते हैं बाद में। अच्छा, इसी दौरान क्या होता है कि यहाँ पे जब यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसका तो कोई वंश होता नहीं है, क्योंकि यह क्या होता है, गुलाम होता है। यह गुलाम होता है किसका, मोहम्मद गोरी का क्या होता है, गुलाम होता है। इसलिए यहाँ पे इस वंश का एक वंश नया रखता है नाम, जिसको कहते हैं गुलाम वंश। ठीक, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जस्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक, अब देखिए इसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो जान ही गए कि दिल्ली और अजमेर के शासक था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को एक अन्य नाम से भी जानते थे, जिसको हम लोग बोलते हैं पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान बोलिए या पृथ्वीराज तृतीय, इसका एक अन्य नाम था। और इसके दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई। ठीक ना, इसका मतलब पृथ्वीराज चौहान का क्या था, दरबारी कवि था। और चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वह पृथ्वीराज चौहान था। गढ़वाल वंश के शासक जानते हैं जयचंद थे, जो कि कन्नौज क्षेत्र के, दिल्ली अजमेर क्षेत्र के पृथ्वीराज चौहान थे, गुजरात क्षेत्र के भीमदेव द्वितीय थे, जो चालुक्य वंश के शासक थे। तो इस तरह से यह सभी घटनाएं हम लोगों ने देखा, और आई होप कि आप एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, संसबानी वंश के एक प्रमुख शासक के रूप में कौन आया, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने क्या किया, भारत पे आक्रमण किया। प्रथम आक्रमण मुल्तान में किया, जिसमें क्या हुआ 1175 में मोहम्मद गोरी जीत गया। दूसरा आक्रमण कहाँ करता है, गुजरात में, जहाँ पर मोहम्मद गोरी क्या होता है, हार जाता है। उसके बाद प्रथम तराइन का युद्ध 1191 में भी क्या होता है, मोहम्मद गोरी हार जाता है। दूसरा तराइन का युद्ध होता है 1192 में, किसके बीच, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गोरी क्या होता है, दूसरा युद्ध में जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान क्या होता है, हार जाता है। उसके बाद चंदावड़ का युद्ध होता है, कहाँ पे, कन्नौज के क्षेत्र में। कन्नौज के शासक उस समय कौन होता है, तो होता है राजा जयचंद्र। इसके बीच होती है, जिसमें राजा जयचंद्र भी हार जाते हैं। कब होती है, 1194 में युद्ध होती है। उसके बाद 1205 में खोखरों के विरुद्ध क्या होती है, खोखरे के विरुद्ध लड़ाई में क्या बोलते हैं, मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है 1206 में। ठीक, और इसी का जो वंश कुछ गुलाम था, दास था, जिसमें बख्तियार खिलजी, ऐबक और इल्तुतमिश था। बाद में क्या होता है कि बख्तियार कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश क्या होता है, यहीं पर रह जाता है। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के बारे में समझिए कि यह दिल्ली और अजमेर का शासक था। इसका अन्य नाम पृथ्वीराज तृतीय था। दरबारी कवि का था चंद्रबरदाई। और यह जो था पृथ्वीराज चौहान, यह चौहान वंश का अंतिम शासक था। और इसने इस चंद्रबड़ का युद्ध के बाद इसने एक सिक्का जारी करता है, जिसमें लक्ष्मी जी की देवी लक्ष्मी की और अरबी में कलमा की क्या करता है, उसमें चित्र अंकित होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आगे हम लोग गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, इस सब के बारे में जिस हम पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।